मूव करते हैं, दैट इज लीजिंग। इफ वी टॉक अबाउट लीजिंग, तो लीजिंग क्या है? अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, a source of finance in which a business acquire non current asset। यानी कि कोई भी नॉन करंट एसेट जिसकी हमें नीड है, हम उस नॉन करंट एसेट को क्या कर रहे हैं? एक्वायर कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, बट ऑन रेंटल बेसिस, रेंट पे लेके आ रहे हैं, खरीद नहीं रहे। खरीदेंगे तो वो ओनरशिप में आ जाएगा। यहाँ ओनरशिप हम एक्वायर ही नहीं कर सकते, हम रेंट पे कोई भी नॉन करंट एसेट लेकर आ रहे हैं फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स यूज, जो हमारे यूज के लिए हमें चाहिए। किससे लेंगे? हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी भी रेंटल फर्म से हम एक्वायर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा रेंट कार, वो यही सेम चीज़ है। गाड़ी चाहिए, पैसे गाड़ी खरीदने के नहीं है तो हम रेंट पे ले आते हैं गाड़ी भाई। गाड़ी के मजे भी आ जाते हैं हमें, और हमें एक लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे यही सोर्स है। पैसे नहीं है तो रेंट पे एक्वायर कर लेंगे। इससे क्या होगा? इससे बिजनेस अपनी फाइनेंशियल नीड को या एसेट्स की नीड को फुलफिल भी कर सकता है, और लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट की नीड हमारे पास क्रिएट भी नहीं होगी। तो बिजनेस करता है, मशीनरीज को परचेज कर, मशीनरीज को एक्वायर करता है रेंट पे, प्रेमिसेस को एक्वायर करता है रेंट के ऊपर, मोटर व्हीकल्स को एक्वायर करता है रेंट के ऊपर, ताकि ऑपरेशंस में इंटरप्शन कम हो और ऑपरेशन स्मूथली हम परफॉर्म कर सकें। बिजनेस एक्वायर एसेट्स थ्रू अ रेंटल एग्रीमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब जिससे भी हम रेंट पे नॉन करंट एसेट एक्वायर करें, वो हमें क्या करता है? वो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं करता। बिजनेस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो हमारे लिए स्पेशली परचेज करते हैं उस नॉन करंट एसेट को, ताकि वो हमें रेंट पे प्रोवाइड कर सके। तो वो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं? लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए हमसे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मिनिमम फॉर 10 15 20 ईयर्स। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दैट नॉन करंट एसेट। क्योंकि अगर 2 मिलियन की अगर 2 मिलियन की 20 लाख का एक मशीनरी खरीद के बैंक आपको देता है, और आप 1 महीने बाद या 3 महीने बाद बोलते हैं हमें अब इसकी नीड नहीं, तो वो मशीनरी बैंक के लिए यूजलेस होगी। तो बैंक क्या करता है? उस मशीनरी के अगेंस्ट आपसे एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि इतने सालों तक आपको इसके अगेंस्ट रेंट पे करना है, अदरवाइज आपको इसकी परचेज प्राइस एडिशनली पे करनी पड़ेगी एज अ पेनल्टी। तो बिजनेस क्या करता है? उसको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा होता है। अब जैसे हम इस सोर्स को यूज करें तो क्या पॉसिबल बेनिफिट्स हमारे पास आ सकते हैं इन बिजनेस? नो नीड ऑफ लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट इन ऑर्डर टू एक्वायर नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट चाहिए आप तो पैसे लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए, छोटी अमाउंट से भी हम नॉन करंट एसेट्स को अरेंज कर सकते हैं। क्या होगा? एक छोटी अमाउंट हम पे करेंगे, उससे क्या होगा? बिजनेस के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी ना होने की सिचुएशन में भी नॉन करंट एसेट अवेलेबल हो जाएगा। कैश फ्लोज के इफेक्टिव मैनेज कर सकते हैं। अक्सर देखते हो कि जो फर्म्स होती हैं, पैसे होने के बावजूद भी वो 100% अमाउंट पे नहीं करती, परचेज नहीं करती, और सिर्फ उन नॉन करंट एसेट्स को रेंट पे एक्वायर कर लेंगी। जैसे आपने स्कूल्स को देखा होगा, पैसे हैं, प्रेमिसेस परचेज कर सकते हैं, बट स्टिल प्रेमिसेस को रेंट पे एक्वायर करते हैं। क्यों? जितनी की वो प्रेमिसेस परचेज करेंगे उस अमाउंट के अंदर वो 2 एडिशनल ब्रांचेस ओपन कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है? अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को वो मिनिमम साइड पे ले जाते हैं। तो हमें अपने कैश फ्लोज को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने में एक सपोर्ट मिलता है बाय दिस पर्टिकुलर सोर्स। इट विल सेव कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन नॉन करंट एसेट। यानी कि जितने टाइम तक हम उस नॉन करंट एसेट को एक्वायर कर रहे हैं, तब तक के लिए हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कोई खर्चा बेयर नहीं करना, कुछ भी अमाउंट पे करने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि उस रिपेयरमेंट का या मेंटेनेंस का खर्चा टोटल कौन पे करेगा? वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे करेगा जिससे हमने रेंटल बेसिस पे एक्वायर करा है, क्योंकि वो मेन ओनर ऑफ नॉन करंट एसेट है। हमारे पास ओनरशिप नहीं आ रही है इसके अंदर, ओनर वो ही है, और रहेगा जिंदगी भर वो ही ओनर, हमारे पास नहीं आएगी। इवन हम 50 साल तक उस नॉन करंट एसेट को यूज कर लें, तो उस नॉन करंट एसेट को रिपेयर करना है, उसको मेंटेन करना है, इवन उसको अपग्रेड करना है। यानी कि नया मॉडल आ गया, नई मशीनरी आ गई, तो हम उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोलेंगे भाई आप ये हमें अपग्रेड करके दो, और एडिशनल डिफरेंस हमसे चार्ज कर लो रेंटल के फॉर्म में। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, अपग्रेडेशन का खर्चा टोटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेयर करता है, हम पे कोई मेजर बर्डन इंक्रीज नहीं होता। हाउएवर लिमिटेशंस की बात करें, इट विल इंक्रीज बिजनेस एक्सपेंस बिकॉज रेंटल एक्सपेंस इंक्रीज होगा। ईयरली बेसिस पर हमें रेंट पे करना पड़ेगा, जो एक एडिशनल कॉस्ट फॉर अ बिजनेस क्रिएट हो रही है। एसेट विल रिमेन अंडर द ओनरशिप ऑफ लीजिंग कंपनी। यानी जिससे हमने नॉन करंट एसेट एक्वायर कर रहे हैं, जिंदगी भर वो नॉन करंट एसेट उन्हीं की ओनरशिप में रहेगा। ये है हमारे पास लीजिंग। आफ्टर लीजिंग, नेक्स्ट ऑप्शन इज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी अ काइंड ऑफ लोन ही। बेसिकली होता क्या है, जब बिजनेस के पास लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो नॉर्मल बैंक्स उनको लाइबिलिटीज ऑफर नहीं करते। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में बिजनेस क्या करता है? बिजनेस यूज करता है ऑप्शन ऑफ डिबेंचर्स, जहाँ पे वो क्या करेगा? वहां पे वो फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करेगा
किस तरह? A source of finance in which business borrow finances by issuing certificates in the market. क्या कर रहा है? सिर्फ सर्टिफिकेट्स इशू कर रहा है मार्केट के अंदर और फाइनेंसेस अपने पास अरेंज कर रहा है। होता क्या है? एक सक्सेसफुल रेनाउंड ब्रांड, जैसे पाकिस्तान के अंदर बात करें तो आपने देखा होगा मिजान बैंक हाउसिंग सर्टिफिकेट्स के नाम से, या इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स के नाम से मिजान बैंक। इसी तरह आपके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के नाम से आते हैं। वो होता है क्या? वो जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो आप इंडिविजुअल्स को एक्वायर करते हैं, बट एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए वो पैसे हम उस बिजनेस को प्रोवाइड कर देते हैं हमारे लिए, बाय अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल। वो हमारे लिए तो क्या है, एज एन हम इन्वेस्टमेंट करें, बट एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वो बिजनेस क्या करता है, वो लोन एक्वायर करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल्स। अब कैसे? वो बिजनेस पब्लिकली अनाउंस करते हैं दैट वी आर इशूइंग सर्टिफिकेट्स इन द मार्केट फॉर द दिस टाइम पीरियड, मेंशन कर देंगे एग्जांपल फॉर 10 years, एट द प्रॉफिट रेट ऑफ 3% या 8% या 9%, वो परसेंटेज भी हम मेंशन करते हैं। वो बैंक क्या करता है, या वो बिजनेस क्या करता है, वो जब सर्टिफिकेट्स इशू करता है तो जितने टाइम के लिए पैसे उसने जनरेट करे तब तक वो इंडिविजुअल्स को, मार्केट वाले उनको प्रॉफिट्स पे करता है, जब तक वो अमाउंट को रिटर्न नहीं करता। इन फ्यूचर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के बाद 100% अमाउंट भी रिटर्न करते हैं। यानी कि 10 लाख रुपए के मैंने सर्टिफिकेट एक्वायर करे, तो 10 लाख का जो भी परसेंटेज है, 7% हम अज्यूम करते हैं, 7% मुझे एनुअली रिसीव होगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिजनेस, टिल दैट पर्टिकुलर बिजनेस रीपेज दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो इससे क्या होगा, इससे बिजनेस को फाइनेंशियल नीड भी फुलफिल हो जाती है, क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ता। इवन सर्टिफिकेट्स इशू करते वक्त हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करने की जरूरत नहीं है। मीन्स हमारे पास लाइबिलिटीज ज्यादा है, ऑलरेडी बिजनेस पे लोन है, तो तब भी बिजनेस इस ऑप्शन को यूज कर सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी। कॉमनली यूज होता है कौन से बिजनेस की तरफ से, जो बहुत लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन से ऑपरेशन परफॉर्म करे या जिनकी ब्रांड इमेज अच्छी है। नया बिजनेस इस ऑप्शन को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि नए बिजनेस पे कोई भी ट्रस्ट थोड़ी करेगा, तो सर्टिफिकेट्स एक्वायर करेगा नहीं, सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट फंड्स भी प्रोवाइड नहीं करेगा नए बिजनेस को। तो ये सिर्फ वो बिजनेस यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक बिजनेस में ऑपरेशंस परफॉर्म कर, मार्केट में ऑपरेशंस परफॉर्म कर। बेनिफिट क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस कैन बी जनरेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम पीरियड तक, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक बिजनेस के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है, बिजनेस में कोई मेजर फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट नहीं होगा। नो सिक्योरिटी विल बी रिक्वायर्ड अगेंस्ट द फाइनेंसेस, हमें सिक्योरिटी की नीड नहीं होगी फाइनेंसेस को अरेंज करने में। यानी कि हमें कोई भी गारंटी या कोलैटरल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती जब भी इस सोर्स को हम यूज करते हैं। हाउएवर, नॉट सुटेबल फॉर न्यू और स्मॉल बिजनेस, नया स्मॉल बिजनेस को कोई भी फंड्स प्रोवाइड नहीं करता इस पर्टिकुलर सोर्स के थ्रू। हैव टू पे इंटरेस्ट अगेंस्ट द फाइनेंसेस, इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, मींस बिजनेस के लिए कॉस्ट क्रिएट होगी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, इवन लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस भी क्रिएट होती है इसमें। इट इज डिबेंचर। आफ्टर डिबेंचर नेक्स्ट ऑप्शन इज माइक्रो फाइनेंस। इसमें होता है क्या? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सिर्फ किसको लोन प्रोवाइड करते हैं, उन इंडिविजुअल्स को या स्मॉल बिजनेस को जिनके पास फाइनेंशियली जो स्ट्रांग नहीं होते, जिनके पास लेस फाइनेंशियल रिजर्व्स अवेलेबल होते हैं, या फाइनेंशियली वीक कंसिडर किए जाते हैं, जैसे अक्सर फार्मर्स को दिए जाते हैं, या लो अर्निंग इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं, या स्मॉल बिजनेस को दिए जाते हैं, क्योंकि इन इंडिविजुअल्स और बिजनेस को नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ऑफ फेलियर ज़्यादा होते हैं, अमाउंट के रिकवर करने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में माइक्रो फाइनेंस आता है, जो सिर्फ और सिर्फ किसको फंड्स करता है, किसको लोन प्रोवाइड करता है, टू स्मॉल बिजनेस और लो अर्निंग इंडिविजुअल्स। जैसे आपने अक्सर देखा होगा रोड साइड के ऊपर डिफरेंट माइक्रो फाइनेंसिंग के नाम से होते हैं, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंसिंग, यू बैंक, जैज माइक्रो फाइनेंसिंग, फर्स्ट वुमेन माइक्रो फाइनेंसिंग फर्म। इसी तरह बहुत सारे बैंक्स ने भी अभी स्टार्ट कर दिया, HBL माइक्रो फाइनेंस। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो फाइनेंसिंग के नाम से ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो सिर्फ किसको लोन प्रोवाइड करेंगे, स्मॉल बिजनेस को या लो अर्निंग इंडिविजुअल्स। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है? स्मॉल बिजनेस इजीली क्रेडिट पे फाइनेंसेस अरेंज कर सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। बैंक के कंपैरेटिवली, नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंपैरेटिवली कम लीगल रिक्वायरमेंट्स सेट करता है। बेनिफिट क्या है? हैव टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है फाइनेंसेस को बोरो करते हुए, यानी कि जो भी पैसे प्रोवाइड कर
जनरेट करेंगे हम, एक्वायर करेंगे, तो वहाँ पे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस फर्म हमसे पैसे प्रोवाइड करने के अगेंस्ट सिक्योरिटी की डिमांड करेगा, गारंटीज की डिमांड करेगा। इंटरेस्ट रेट भी हमें पे करना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये विदाउट इंटरेस्ट हमें पैसे प्रोवाइड नहीं करते, दे चार्ज इंटरेस्ट रेट। तो बिजनेस में एक कॉस्ट बर्डन भी क्रिएट होता है थ्रू दिस पर्टिकुलर सोर्स। आफ्टर माइक्रो फाइनेंस, नेक्स्ट आर क्राउड फंडिंग, a source of finance in which large amount of finances is generated by acquiring small amount from multiple individuals। यानी कि बिजनेस को जितनी भी फाइनेंशियल नीड है वो लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट हम जनरेट कर सकते हैं। कैसे? छोटी छोटी फाइनेंशियल अमाउंट फ्रॉम मल्टीपल इंडिविजुअल। यानी कि इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग 50,000 फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, 5,000 हमने 10 डिफरेंट सोर्सेज से या इंडिविजुअल से कलेक्ट कर ली, तो हमारे लिए फाइनेंसेस अरेंज करना आसान हो जाएंगे। तो इसमें भी यही सेम प्रैक्टिस है। क्या करते हैं? छोटी छोटी फाइनेंशियल अमाउंट मल्टीपल इंडिविजुअल से हम लोग कलेक्ट करते हैं ताकि फाइनेंशियल नीड को हम फुलफिल कर सकें। अब ये सोर्स कैसे अवेलेबल है? यहाँ पे एक तो पर्सनल रेफरेंसेस में हम अपने कॉन्टैक्ट्स को कॉन्टैक्ट करके फंड्स कलेक्ट कर लेंगे, वो भी हमारा क्राउड फंडिंग काउंट होगा। एट द सेम टाइम जो अब कॉमन प्रैक्टिस यूज की जाती है वो क्या होता है, आपके पास ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, जैसे फाइनेंस हब, केक स्टार्ट, इस तरह डिफरेंट फर्म्स बने प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने बिजनेस आइडिया को पिच करते हो। बहुत सारे इंडिविजुअल्स फंड्स प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे बिजनेस को फाइनेंशियल नीड फुलफिल हो जाती है। अब जब फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या? वो इंडिविजुअल फंड्स जो प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, या वो इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि आपके बिजनेस की ओनरशिप एक्वायर करेंगे या आपके बिजनेस को लोन प्रोवाइड करेंगे जो आपको इन फ्यूचर पे बैक करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से ऑप्शन को आप पिक कर रहे हैं। तो देखें, entrepreneur repays the finances in future और hand over some equity of the business। फ्यूचर में हम फाइनेंसेस पे बैक कर देते हैं या करंटली हमें कुछ ना कुछ ओनरशिप हैंड ओवर करनी पड़ती है इस सोर्स के थ्रू। तो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में ये, सॉरी, क्राउड फंडिंग में ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। अब हुआ क्या बेनिफिट इसके थ्रू? जैसे हम ये सोर्स यूज करेंगे तो लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट भी जनरेट हो सकती है कम टाइम पीरियड में। बहुत सारे छोटी छोटी अमाउंट इंजेक्ट करेंगे तो एक लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट, लार्ज पूल ऑफ कैपिटल जनरेट हो जाता है बिजनेस के पास। नंबर टू, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आइडिया पिच करना होता है, आइडिया क्लिक कर जाता है तो वहाँ पे हमें क्या होता है, हमें फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं, लोग पैसे प्रोवाइड कर देते हैं लोन के फॉर्म पे या इन्वेस्टमेंट में। जैसे इन 2023 Xiaomi यूज क्राउड फंडिंग इन ऑर्डर टू फंड देयर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट था? जो इन्होंने स्मार्ट आईवेयर मैन्युफैक्चर किया, जो स्मार्ट ग्लासेस, उसके लिए क्या करा इन्होंने, क्राउड फंडिंग को यूज किया था। पब्लिकली इन्होंने अनाउंस किया था प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ पे इंडिविजुअल्स ने इनको फंड्स प्रोवाइड किए थे और बिजनेस की फाइनेंशियल नीड को फुलफिल किया था। इवन आप गूगल कर सकते हो, वहां चेक करना, ये इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? इंटरेस्ट पे करना होगा अगर हम लोन के फॉर्म में एक्वायर कर रहे हैं, या ओनरशिप के फॉर्म में एक्वायर कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट्स पे करने पड़ेंगे। नंबर टू, कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वही सेम आइडिया कोई और कॉपी कर ले जो हम पिच कर रहे हैं। यानी कि सेम टाइम पे, जिस टाइम पे हम मार्केट में एंटर हो रहे हैं उसी टाइम पे हमारे साथ कोई और कॉम्पिटिटर भी एंटर हो सकता है, बाय मैन्युफैक्चरिंग सेम प्रोडक्ट और बाय लॉन्चिंग अ सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन सेम टाइप ऑफ बिजनेस इन द मार्केट। तो ये रिस्क एग्जिस्ट करता है इसके अंदर कि आप जब आइडिया पिच करते हो तो दूसरा वही आइडिया कॉपी करके मार्केट में एज अ कॉम्पिटिटर एक्ट कर सकता है आपके बिजनेस के लिए। बट हो क्या रहा है क्राउड फंडिंग में, छोटी छोटी फाइनेंशियल अमाउंट हम मल्टीपल इंडिविजुअल से कलेक्ट करते हैं ताकि बिजनेस के पास एक लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट जनरेट हो सके अपनी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए। दैट इज क्राउड फंडिंग। यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कंप्लीट करी है। फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे आते हैं अमाउंट रिक्वायर्ड, कितने पैसे चाहिए। स्मॉल फाइनेंशियल अमाउंट रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस पे। स्मॉल फाइनेंशियल अमाउंट रिक्वायर्ड इंटरनल सोर्स के अंदर भी वी कैन यूज रिटेन प्रॉफिट। स्मॉल फाइनेंशियल अमाउंट के लिए वी कैन यूज सेलिंग ऑफ इन्वेंट्री और ओनर सेविंग। स्मॉल फाइनेंशियल अमाउंट के लिए हम एक्सटर्नल सोर्स भी यूज कर सकते हैं लाइक ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट और माइक्रो फाइनेंस इन ऑर्डर टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड। अगर लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट रिक्वायर्ड है तो हम इन ऑप्शंस के अलावा दूसरे ऑप्शंस को यूज करेंगे लाइक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बैंक लोन, मॉर्गेज, क्राउड फंडिंग,
डिबेंचर्स, ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम एक लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग फाइनेंस, यानी कि जो पैसे हम जनरेट करें उसके अगेंस्ट हमें कितना खर्चा या फाइनेंसेस पे करने के लिए हम विलिंग है। अगर हम कम इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं तो हम कौन से ऑप्शंस में जाएंगे? हम उन ऑप्शंस पे आएंगे जिसमें इंटरेस्ट रेट कम चार्ज होता है। लाइक वी कैन गो फॉर शॉर्ट टर्म बैंक लोन, वी कैन यूज मॉर्गेज, वी कैन यूज क्राउड फंडिंग। ये ऑप्शंस वो हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट आपसे कम चार्ज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रिस्क ऑफ फेलियर, रिस्क ऑफ रिकवरिंग दी लैंडेड अमाउंट बहुत कम होता है। वो इजीली अपनी लैंडेड अमाउंट रिकवर कर लेते हैं थ्रू दिस सोर्स। नेक्स्ट, टाइम फॉर रीपेमेंट, हम कितने टाइम के लिए वो फाइनेंसेस को एक्वायर करें, फॉर अ ईयर, फॉर मल्टीपल ईयर्स, उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। अगर हम कम टाइम के लिए एक्वायर करें मींस वी विल गो फॉर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, और एक्सटर्नल में भी शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे जाएंगे। लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो वी विल गो फॉर एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वो हम सेलेक्ट करेंगे इसकी बेसिस के ऊपर। लीगल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, यानी सोल ट्रेडर पार्टनरशिप या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सोल ट्रेडर है तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, मजबूरन वी हैव टू गो फॉर माइक्रो फाइनेंसिंग, वी हैव टू गो फॉर मॉर्गेज, वी हैव टू गो फॉर क्राउड फंडिंग। अगर हमारे पास बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड है तो मीन्स हमारे पास वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जिसके थ्रू हम फंड्स को जनरेट कर सकते हैं। करंट लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी अभी ऑलरेडी कितनी लायबिलिटीज हैं बिजनेस के पास। अगर ऑलरेडी लायबिलिटीज ज्यादा है मींस बैंक तो लोन नहीं देगा आपके पास, तो उस सर्कमस्टेंसेस में बैंक वाला ऑप्शन हम यूज नहीं कर सकते। ऑलरेडी लायबिलिटीज आपके पास ज्यादा हैं तो वहां पे आपके पास हम डिबेंचर्स यूज कर सकते हैं, हम मॉर्गेज की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, क्राउड फंडिंग को हम लोग यूज कर सकते हैं। इनके थ्रू हम अपने पास फंड्स को जनरेट कर सकते हैं। साइज ऑफ बिजनेस, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बट ऑपरेटिंग ऑन अ लार्जर स्केल, सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बट ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉल स्केल, तो बहुत लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होगी, मींस बैंक हमें लोन नहीं देगा। हो सकता है आपके पास आप डिबेंचर की फैसिलिटी भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज स्मॉल बिजनेस है, तो वहां पे ब्रांड इमेज इतनी हायर स्केल पे नहीं होगी, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे लोन या फाइनेंसेस प्रोवाइड करने के अंदर, ऑप्शन यूज नहीं कर सकते वो। कंट्रोल ऑफ बिजनेस, वी डोंट वांट टू लूज आवर कंट्रोल, तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी सोर्स ऑफ फाइनेंस हम यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, क्योंकि शेयर्स इशू करने के लिए हमारे पास हमारी ओनरशिप चली जाती है, या क्राउड फंडिंग भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्राउड फंडिंग पे भी इक्विटी जाने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे वो ऑप्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं वाइल डिसाइडिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के, कौन सा सोर्स हम यूज करें फंड्स को जनरेट करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट